नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में पार्ट 8 डिस्कस करेंगे हमारी द्वारा स्पेशली प्रिपेयर्ड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जनरल स्टडीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैराथन टेस्ट सीरीज का। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये हमारे द्वारा स्पेशली प्रिपेयर की गई है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। और इससे पहले देखिए, इस लेक्चर सीरीज के मैं 7 जो है लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हम 70 वैल्यूएबल क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप पहले जरूर देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्वेश्चन नंबर 71 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी वाज इनिशिएटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल। तो जो सर्वोच्चता की नीति है, ये नीति में से किस गवर्नर जनरल के तहत शुरू की गई थी? तो देखिए आपके ऑप्शन है, ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी वन इज लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी वन इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड फ्रांसिस राउडन हेस्टिंग्स, जिनका टेन्योर आपका 1813 से 1823 का था। उनके दौरान ये पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी जो है आपकी इनिशिएट की गई थी। तो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड फ्रांसिस राउडन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे 1813 से 1823 तक। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जिसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 आया, जिसके तहत 1833 से 1858 तक जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। उसके बाद 1898 से 1858 के बाद हमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेजिग्नेशन चेंज करके वायसराय कर दी गई। तो उसके बाद हमें वायसराय देखने को मिलते हैं। तो देखिए लॉर्ड जो फ्रांसिस राउडन हेस्टिंग्स थे 1813 से 23 तक, ये गवर्नर जनरल बंगाल थे। तो इनके समय में पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी जो इनिशिएट हुई। तो देखिए इसका अर्थ ये था कि जो कंपनी है या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इसके तहत क्लेम करती थी अपनी अथॉरिटी ओवर दी इंडियन स्टेट्स। तो सर्वोच्चता की एक नीति नीति थी कि जो ब्रिटिश जो रूल है ये सर्वोच्च है। और देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो इनका जो टेन्योर है ये 1773 से 1785 का रहा। और ये जो है पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इनके समय में ही देखिए रेगुलेटेड 1773 आया था। इसके साथ साथ सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 15 जनवरी 1784 को इनके समय में जो है इस्टेब्लिश की गई। और ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, जिसको 15 जनवरी 1784 को इस्टेब्लिश किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। और विलियम जोन्स का नाम देखिए भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके द्वारा ही जो है आपकी जो भगवत गीता है, हमारी जो होली बुक है हिंदू धर्म की भगवत गीता, उसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, पूछ लिया जाता है कई बार कि भगवत गीता को इंग्लिश में किनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। तो विलियम जोन्स के द्वारा 1794 में जो है भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इसके साथ-साथ शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर थे, इनकी पेंशन को वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है स्टॉप कर दिया गया था। इसके साथ-साथ एक संस्कृत कॉलेज जो है सेटअप किया गया था जोनाथन डेकन के द्वारा। फिर ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कोलकाता इनके द्वारा जो है मूव किया गया था। और 1780 में मैं आपको बहुत बार लेक्चर्स में बताता हूँ कि 1780 में बंगाल गज़ट भारत का पहला न्यूज़पेपर जो है जेम अगस्टस सीके के द्वारा इनके टेन्योर में जो सेटअप किया गया था। और जो जो वॉरेन जो हेस्टिंग्स हैं, इनकी पॉलिसी थी आपकी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये पॉलिसी है, इसी की एक्सटेंशन बाद में सब्सिडी लाइंस बनी थी। तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो है हमारी वॉरेन हेस्टिंग्स की पॉलिसी थी। इसके साथ साथ ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ये भी इनके समय में जो है महत्वपूर्ण एक जो है आपका ट्रायल हुआ था। और देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का टेन्योर देखिए 1786 से 1793 तक का रहा। ये भी हम ऐसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इनके द्वारा देखिए लोअर कोर्ट्स और एपिलेट कोर्ट्स जो है इस्टेब्लिश किए गए थे। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है परमानेंट सेटलमेंट एट बंगाल एंड बिहार इन 1793। तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट बिहार और बंगाल में इनके द्वारा किया गया था। इसके साथ साथ कॉर्नवालिस कोड या इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विस इंडिया में करने का जो इनको श्रेय जाता है, इसलिए इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया बोला जाता है। इसके साथ साथ इनके द्वारा सेपरेशन की गई थी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को सिविल जुडिक्शन से उसको सेपरेट किया गया था। उसके बाद अगर हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की देखिए अगर हम बात करें तो इनका टेन्योर 1828 से 1835 का था। और ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। बंगाल सती रेगुलेशन 1829, जिसके तहत सती प्रथा को बैन किया गया था 1829 में। इसके साथ साथ सप्रेशन ऑफ ठगी 1830 में इनके द्वारा की गई थी। कुछ एक देखिए और महत्वपूर्ण पॉलिसीज हैं जिनके नाम से गवर्नर जनरल या वायसराय को जाना जाता है, जैसे पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ये जोन्स होर की थी, जिनका टेन्योर 1793 से 98 का था। इसके साथ पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी जो कि अफगानिस्तान से रिलेटेड थी, लॉर्ड लॉरेंस के समय में वो आई थी। लॉर्ड लॉरेंस का टेन्योर 1864 से 69 का है। और 1864 में ही शिमला जो है समर कैपिटल बनी थी ब्रिटिश राज की।
फिर सब्सिडी लाइन्स पॉलिसी देखिए, एचपी लाइट सर्विस मेंस में पूछ लिया गया था सब्सिडी लाइन्स के बारे में। तो सब्सिडी लाइन्स की पॉलिसी लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली के समय में आई थी, जिनका टेन्योर 1798 से 1805 का था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी की थी, जिनका टेन्योर 1848 से 1856 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस। तो निम्न में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो देखिए आपके ऑप्शन है, ए जॉन एडम्स, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी वन इज चार्ल्स मैटकाफे या डी वन इज लॉर्ड रिपन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकाफे को जो है लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस जो है बोला जाता है। तो 1835 में प्रेस एक्ट इनके द्वारा लाया गया था। चार्ल्स मैटकाफे का देखिए टेन्योर 1835 से 36, तो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस इनको बोला जाता है। इनके द्वारा जो लाइसेंसिंग जो रेगुलेशन थे 1823 की, उसको रिपील किया गया था, उसको उठा दिया गया था। और इनके दौरान जो है जो प्रिंटिंग प्रेस जो थी भारत में, ये काफी तेजी से जो है ग्रो करी थी, काफी तेजी से उसकी जो है ग्रोथ हुई थी। और देखिए जॉन एडम का नाम जो है इंडियन हिस्ट्री में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एडम रिपोर्ट्स जो है आपके बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एडम रिपोर्ट्स क्या थी। तो 1835 से 36 के दौरान जो है एडम रिपोर्ट्स जो आई थी, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी। तो ज्यादा आपने इनके बाद ध्यान नहीं रहना, इतना जरूर ध्यान रखना है आपने कि एडम रिपोर्ट जो आपकी 1835 से 36 की जो एजुकेशन से रिलेटेड है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आपको बता चुका। और देखिए लॉर्ड रिपन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका। इनका जो टेन्योर है ये 1880 से 84 का था। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में जो है लॉर्ड रिपन के समय में आया था। इसके साथ साथ जो है इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी जो है लॉर्ड रिपन के समय में जो आपकी जो आई थी। इसके साथ साथ जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था, जो कि लॉर्ड लिटन ने लाया था 1878 में, लॉर्ड लिटन की थी पॉलिसी ऑफ प्राउडिज्म। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। इसको रिपील जो है, इसको वापस जो है लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। इसके साथ साथ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है लॉर्ड रिपन को जो है बोला जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया जो है आपके लॉर्ड रिपन को जो है बोला जाता है। इनके द्वारा जो है रेजोल्यूशन लाई गई थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर 1882 में। और 1882 का जो सर विलियम हंटर का जो कमीशन था एजुकेशन के ऊपर, वो भी लॉर्ड लिपटन के समय में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें ये पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसमें आपको ऑर्गेनाइजर दिए और फाउंडर दिए गए हैं, तो संगठन है और संस्थापक का नाम है। तो आपने बताना है कि कौन सा जो जोड़ा है ये सही लिखा गया। तो पहला दिया गया है धर्मा सभा, राजा राधगम देव। तो देखिए धर्मा सभा जो है 1830 में राजा राममोहन राय और जो यंग बंगाल जो मूवमेंट थी, जिसको हेनरी वी वानदेव जी द्वारा शुरू किया गया था, तो उनके जो प्रोपेगेंडा थे उनको ओवरकम करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए धर्म सभा जो है सेटअप की गई थी 1830 में राजा राधगन देव के द्वारा। तो पहली जो स्टेटमेंट है हमारी ठीक है, तो जहां वन नहीं होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद देखिए तत्वबोधनी सभा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तत्वबोधनी सभा जो है राजा राममोहन राय के आइडिया को जो है प्रोपेगेट करने के लिए 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि फादर थे रविंद्रनाथ टैगोर के। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू की गई थी। तो दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो जो मेरा दूसरा गलत हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर जो ए आ गया, मुझे 3 देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखिए ब्रह्मस में आ जाए, ब्रह्म सभा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में जो है शुरू की गई थी। और राजा राममोहन राय को राजा जो है अकबर सेकंड जो थे मुगल एम्परर, उनके द्वारा बोला गया था। और राजा राममोहन राय को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी जो है बोला जाता है। तो जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है, ये बाद में जो केशव चंद्र सेन थे और उनके जो फॉलोअर थे, उनके द्वारा 1866 में शुरू किया गया था। उसके बाद केशव चंद्र सेन के जो फॉलोअर हैं ये इनसे अलग हो गए थे, और 1878 में इनके द्वारा जो है साधारण ब्रह्म समाज जो शुरू किया गया था। तो ये आप जरूर याद रखना। धर्म सभा 1830 में बाई राजा राधगन देव, उसका तत्वोधनी सभा बाई देवेंद्रनाथ टैगोर इन 1839 एंड देन आफ्टर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बाई केशव चंद्र सेन इन 1866। नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लाइफ ऑफ शिवाजी इज अ बुक पब्लिकेशन रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जो भी बुक्स हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा जो है लिखी गई है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो देखिए आपका ऑप्शन है ज्योतिराव फुले, बी वन इज बाल गंगाधर तिलक, सी वन इज गोपाल कृष्ण गोखले या डी वन इज बी आर अम्बेडकर। तो लाइफ ऑफ शिवाजी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ज्योतिराव फुले के द्वारा ये लाइफ ऑफ शिवाजी जो है किताब जो है लिखी गई है। तो देखिए ये जो ज्योतिराव फुले हैं, इनका पूरा नाम जो है ज्योतिराव गोविंद राव फुले है। ये देखिए आपके इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थे, इसके साथ ये बिजनेसमैन भी थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण इनका ये है कि ये एंटी कास्ट और सोशल रिफॉर्मर थे, और ये राइटर भी थे महाराष्ट्र से। और देखिए ज्योतिराव फुले के द्वारा 24 सितंबर 1873 को जो है सत्यशोधक समाज या ट्रुथ सीकर सोसाइटी स्टेब्लिश की गई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट, और लोअर कास्ट को इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराना अपर कास्ट के बराबर। और देखिए ज्योतिराव फुले के द्वारा जो अपर कास्ट जो ब्राह्मणिकल जो डोमिनेशन थी, उसके अगेंस्ट एक जो है लाइफ लॉन्ग जो है स्ट्रगल जो है आपका लड़ा गया था, और पुणे महाराष्ट्र को ही बिलोंग करते थे।
और देखिए इनकी फेमस जो बुक्स हैं उसमें है आपके तृतीय रत्ना, गुलामगिरी 1873 में इनके द्वारा पब्लिश की गई थी। फिर शिष्टकराचार्य आसूड़, सत्सार, इशारा, सार्वजनिक सत्य धर्मा इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और देखिए बाल गंगाधर तिलक की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी गीता रहस्य, और केसी मराठा इनके न्यूज़पेपर थे। बालकृष्ण गोखले की अगर बात करें तो नेशन इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, कंसिडर एज अ पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी, और हितावाड़ा इनका न्यूज़पेपर था। और देखिए बी आर अम्बेडकर जी का जन्म जो है आपके मोह मध्य प्रदेश में हुआ, ये प्लेस पूछ लिया जाता है कई बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी हमारे संविधान की, उसके चेयरमैन थे। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है बी आर अम्बेडकर जी को जो है बोला जाता है। और देखिए बी आर अम्बेडकर जी की जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक है उसमें है आपकी व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर द अनटचेबल्स, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी बुक है। इसके साथ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, द अनटचेबल हु आर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है इनकी। इसके साथ मूल नायक इनका जो है न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है, स्वदेश सेवक होम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल फ्रीडम इनिशिएटिव। तो जो स्वदेश जो सेवक जो होम है, इन में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है होम रूल मूवमेंट, बी वन इज स्वदेशी मूवमेंट, सी वन इज गदर मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो होम रूल आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, गदर आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गदर मूवमेंट से रिलेटेड जो है आपका स्वदेश सेवक होम है। तो देखिए गदर जो है एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी एक जो है ग्रुप था, जिसको जो ऑर्गेनाइज किया गया था अराउंड वीकली न्यूज़पेपर थी गदर। और इसके देखिए हेडक्वार्टर थे आपके सैन फ्रांसिस्को, और इसकी जो ब्रांचेस थी वो जो है यूएस कोस्ट और फार ईस्ट में यहाँ पर थी। और इसके इसमें जो रेवोल्यूशनरीज थे इसमें मेनली ये जो है एक्स सोल्जर्स थे, भूतपूर्व जो सिपाही थे, पीजेंट्स थे, किसान थे, जो कि माइग्रेटेड हुए थे फ्रॉम पंजाब टू यूएसए एंड कनाडा। तो यूएसए एंड कनाडा को जो माइग्रेट हुए थे पंजाब से इन सर्च ऑफ बेटर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो इसके जो है मेंबर थे। और ये जो है आपके यूएस बेस्ड और कनाडियन सिटीज बेस्ड थे ये अलोंग दी वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट। और प्री जो गदर जो एवोल्यूशनरी एक्टिविटी है इसको रामदास पुरी और जीडी कुमार के द्वारा कैड आउट किया गया था। इसका तरनाथ दास, सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल। और रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए अर्ली जो एक्टिविटीज थी इनके द्वारा जो है स्वदेश सेवक संघ को जो सेटअप किया गया था एट दी वैनकोवर एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सिएटल। फाइनली 1913 में क्या हुआ था कि जो गदर जो आपकी पार्टी है ये स्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कराची सेशन जो था 1931 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इससे रिलेटेड जो है प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो कराची जो सेशन है 1931 का, इसको जो है आपके वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो है प्रिजाइड किया गया था। तो कराची का जो अधिवेशन है कांग्रेस का, इसके संबंध में तीन जो है कथन दिए गए। पहला है गांधी इरविन पैक्ट वाज इंडोर्स्ड। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो गांधी जो इरविन जो समझौता था उसका इसमें समर्थन किया गया था। तो वन हमारा हो जाएगा। देखिए वन सभी ऑप्शन में तो वन देखने की जरूरत भी नहीं है वैसे। फिर गोल ऑफ पूर्ण स्वराज वाज रिट्रेटेड। देखिए तो गोल ऑफ पूर्ण स्वराज जो है 1929 में अडॉप्ट किया गया था एट द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस, जिसको प्रिजाइड किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इसमें बोला गया है कि इसको रिट्रेट किया गया, इसको दोहराया गया था। तो ये भी सही बात है, इसको जो है दोहराया गया था। और जो रेजोल्यूशन जो थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर यहाँ पर अडॉप्ट की गई थी। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें जो है ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन के सामने देखते हैं मार्च 1931 में एक स्पेशल सेशन जो कांग्रेस का हुआ, जो कि कराची में हुआ था, ताकि इंडोर्स किया जा सके गांधी इरविन पैक्ट को, अपनाया जा सके गांधी इरविन पैक्ट को। तो इस सेशन से 6 दिन पहले विच वॉज हेल्ड ऑन मार्च 20, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु एग्जीक्यूटेड हुए थे। तो देखिए मार्च 29 मार्च 1931 को ये सेशन हुआ था। इससे पहले 23 मार्च 1931 को तीन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया था। एग्जीक्यूटिव का मतलब था फांसी पे चढ़ा देना। तो देखिए गांधी जी का जो रूट था कराची में इस दौरान, इसी कारण इनको जो है जगह काले झंडे दिखाए गए। और जो पंजाब जो नौजवान जो भारत सभा थी जिसको भगत सिंह द्वारा सेटअप किया गया था, तो इनके द्वारा जो है इनको काले झंडे दिखाए गए, क्योंकि इनका ये मानना था कि महात्मा गांधी फेल हो गए थे डेथ सेंटेंस को जो है लाइफ सेंटेंस में कम्यूट करने में। और देखिए कांग्रेस के द्वारा जो बेवरी एंड सेक्रीफाइस थी इन तीनों शहीदों की, इसको यहाँ पर अपनाया गया था। और जो दिल्ली जो पैक्ट है या गांधी इरविन जो पैक्ट है, जो कि 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था, उसको इसमें इंडोर्स किया गया था। और गोल जो था पूर्ण स्वराज का, उसको जो है रिट्रेट किया गया था। और दो बहुत ही महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन अडॉप्टेड हुई थी यहाँ पर, वन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड अदर ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना। 1931 का जो कराची सेशन है यहाँ पर दो महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन जो है
अडॉप्ट की गई थी, वन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड अदर ऑन नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। इसकी वजह से जो इंटायर जो सेशन था ये मेमोरेबल बन गया। तो देखिए नेक्स्ट जो कुछ स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग दी अगस्त ऑफर। तो अगस्त प्रस्ताव के संबंध में कुछ कथनों के ऊपर विचार करना है। तो देखिए अगस्त ऑफर जो है 8 अगस्त 1940 को जो है ऑफर किए गए थे बाय द वायसराय लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा शिमला में, ताकि भारतीयों का जो है समर्थन जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के प्रति जो है या सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए जो है लिया जा सके। तो इसमें देखिए प्रपोजल था कि एक्सपेंशन की जाएगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, और उसमें मोर इंडियंस की जो है एसोसिएशन की जाएगी। इसके साथ साथ एक एडवाइजरी वार काउंसिल भी सेटअप की जाएगी, और जो माइनॉरिटी जो ओपिनियन है उनको भी वेट दिया जाएगा। तो देखिए इससे रिलेटेड जो पहली जो स्टेटमेंट है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया। तो देखिए कंप्लीट ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो कभी ब्रिटिशर्स के इसमें ऑब्जेक्टिव रहा ही नहीं था। ये हमेशा डोमिनियन स्टेटस की जो है बात करते थे। तो पहली जो स्टेटमेंट है इसको आप जो डायरेक्टली जो है ये कर सकते हैं कि भारत के ये पूर्ण स्वतंत्रता जो है ब्रिटिशर्स पहले से नहीं चाहते थे। हमेशा बीच में कभी बात होती तो डोमिनियन स्टेटस की ही बात होती थी, चाहे बाद में कैबिनेट मिशन आया वो भी डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात जो है ब्रिटिशर्स नहीं करते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली देखिए हमारा बाय एलिमिनेशन सी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि एक्सपेंशन ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल व्हिच वुड हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, ये बिल्कुल सही बात है। और नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज। तो वायसराय की कार्यकारी जो परिषद है उसका विस्तार किया गया जिसमें भारतीयों का बहुमत होगा, और भविष्य में कोई भी संविधान अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना नहीं अपनाया जाएगा। तो ये आपने जरूर याद रखना। तो हिटलर की देखिए जो आउटस्टैंडिंग जो सक्सेस हो गई थी और फॉल ऑफ बेल्जियम हो गया था हॉलैंड एंड फ्रांस पुटिंग लैंड इनटू अ कॉन्सुलेरी मूड। तो एट द वार इन यूरोप हैड अंडरटेकन अ न्यू ट्रेन, द डोमिनेट कांग्रेस लीडरशिप वाज जो है अगेन एक डायलेमा थी। बहुत गांधी और नेहरू के द्वारा जो है स्ट्रांगली अपोज कर दिया था आइडिया ऑफ टेकिंग एडवांस ऑफ ब्रिटेन पोजीशंस। कांग्रेस वाज रेडी टू कॉम्प्रोमाइज आस्किंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लेट इट फॉर्म एन इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वार पीरियड, बट गवर्नमेंट वाज नॉट इंटरेस्टेड। तो इसके बाद देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट जो कम बच जाती है विद इट्स ऑन ऑफर टू गेट द कोऑपरेशन विद इंडियंस इन द वार एफर्ट। तो लिन लोगों के द्वारा अनाउंस किया जाता है अगस्त ऑफर इन 8 अगस्त 1940, जिसमें प्रपोज था डोमिनियन स्टेटस एक्सपेंशन ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेटिंग अप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज। और स्क्रीन पास करके आप पूरा पूरा इसको जो नोट कर सकते हैं। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि जो मेन जो हमारी डिफेंस है फॉरेन अफेयर्स हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही अंडर रहेंगे, और उसके अंडर ही एक डोमिनेंसी जो है कंट्री बना दी जाएगी, यानी कि कंप्लीट स्वतंत्रता हमें नहीं दी जाएगी, हम जो है ब्रिटेन के अंडर रहेंगे। इस तरह से डोमिनेंट स्टेटस में विचार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिगार्डिंग दी होम रूल मूवमेंट, जो ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। तो होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर जो है विचार करने के लिए आपको बोला गया है, और इसमें आपने बताना है कि कौन सी जो कथन है ये सही है, कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। तो पहली है तिलक सेट अप इज होम रूल लीग इन अप्रैल 1916 एंड इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र एक्सेप्ट मुंबई सिटी, कर्नाटका सेंटर फॉर मिशन बेरार। तो तिलक ने देखिए अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, और ये महाराष्ट्र बॉम्बे शहर को छोड़ के कर्नाटका मध्य प्रांत और प्रांत तक सीमित थी। और देखिए दूसरा है कि एनी बेसेंट के द्वारा जो है सेटअप की गई थी हर लीग इन सितंबर 1916 इन मद्रास, और इसने कवर किया था रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। तो देखिए एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अपनी लीग स्थापित की थी, और ये शेष भारत बॉम्बे शहर सहित को जो इसने जो कवर किया था। तो देखिए दोनों दोनों स्टेट में जो इसमें जो है आपकी जो है करेक्ट जो है हो जाएगी। तो देखिए तिलक लीग की अगर बात करें तो तिलक के द्वारा सेटअप की गई थी होम रूल लीग इन अप्रैल 1916, और ये जो रेस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र, और इसमें बॉम्बे सिटी को एक्सक्लूड किया गया था, बाहर रखा गया था कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंस बेरार। और इसकी जो देखिए 6 ब्रांचेस थी, और इसमें डिमांड थी आपकी स्वराज्य फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, भाषा के आधार पर जो है राज्यों का निर्माण किया जाए, एंड एजुकेशन इन दी वर्नाकुलर, स्थानीय भाषा में एजुकेशन दी जाए। और बीसेंट जो लीग है ये जो है सितंबर 1916 में जो सेटअप की थी मद्रास में, और इसने कवर किया था रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग दी बॉम्बे सिटी को भी इसने कवर किया था। और इसकी जो 200 ब्रांचेस थी, लेकिन ये जो लूजली ऑर्गेनाइज्ड थी एज कम्पेयर टू तिलक लीग्स, एंड हैड जॉर्ज अरुंडाले एज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। Besides Antalya, the main work was done by the W idea and C.V. रामास्वामी अय्यर। और इसके साथ ध्यान रखना जो एनिमेशन है, एनिमेशन के दो महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर हैं आपके, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये इनके जो है न्यूज़पेपर हैं जो कि एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है किसके जो आपके जो है न्यूज़पेपर थे। तो ये जो आपके एनिमेशन के न्यूज़पेपर थे। तो ये भी आप जो देखिए स्क्रीन पॉज करके जो है स्टडी कर सकते हैं। और इसमें भी आपने रखना कॉमनवेल्थ जो है कि साप्ताहिक था, वीकली था, ये 7 दिन में एक बार पब्लिश होता था, और इसमें नेशनल रिफॉर्म वगैरह से रिलेटेड जो बातें की जाती थी। लेकिन न्यू इंडिया जो है ये डेली बेसिस का न्यूज़पेपर था, जिसको ध्यान रखना ये डेली पब्लिश होता था। एनिमेशन के दोनों न्यूज़पेपर थे। कई बार छोटी-छोटी स्टेटमेंट पूछ ली जाती है कि और उल्टी करके दे दी जाती है कई बार स्टेटमेंट्स की कॉमनवेल्थ जो है डेली न्यूज़पेपर था। तो ऐसा नहीं है, कॉमनवेल्थ जो आपका वीकली था और न्यू इंडिया जो आपका डेली न्यूज़पेपर था।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए रिगार्डिंग दी चंपारण सत्याग्रह जो है फ्रेम किया गया है। तो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर जो है विचार करने के लिए बोला गया है। तो पहला है कि गांधी जी वाज रिक्वेस्टेड बाय द राजकुमार शुक्ला टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स। तो बिल्कुल सही बात है, राजकुमार शुक्ला के द्वारा जो रिक्वेस्ट की गई थी महात्मा गांधी जी को चंपारण जाने के लिए और टू लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर्स। और ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है कि चंपारण में जो है चंपारण सत्याग्रह लीड करने के लिए या चंपारण में जो है महात्मा गांधी को किसके द्वारा जो है बुलाया गया था, तो ये राजकुमार शुक्ला के द्वारा बुलाया गया था। ये भी अपने आप एक प्रश्न बन जाता है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास ठीक हो जाएगी, यानी कि जहां पर वन नहीं है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि सही कथन इसमें पूछा गया है। दूसरा बोले गया तीन कथिया सिस्टम वाज प्रैक्टिस्ड बाय द यूरोपियन प्लांटर्स अराउंड द चंपारण एरिया। बिल्कुल सही बात है, तीन कथिया का मतलब था 3/20। तो इस सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है 3/20 जो भाग है आपके खेतों का, उसमें आपको जो है इंडिको प्लांट करना पड़ेगी, ये प्रैक्टिस किया जाता था। दूसरा भी आपका जो है ये ठीक हो जाएगा। तो जहां पर टू नहीं है उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। अब सी या डी में से देखिए मेरा एक ऑप्शन ठीक होगा। अब तीसरी स्टेटमेंट है कि पीजेंट सेल देयर प्रोड्यूस एट मार्केट प्राइसेस। तो किसान अपनी उपज जो बाजार मूल्य में बेचते थे। तो देखिए ऐसा ब्रिटिश के दौरान कभी भी नहीं हुआ। हमारे जितने भी किसान थे इनके द्वारा शोषण किया जाता था और जो प्राइस फिक्स करते थे यूरोपियन उसमें ही जो है इस इंडिको को बेचा जाता था। तो मार्केट प्राइस इसमें नहीं होगा, तो थर्ड इसमें नहीं होगा, यानी कि बी इसमें जो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा। तो देखिए गांधी जी को जो रिक्वेस्ट किया गया था राजकुमार शुक्ला के द्वारा, जो कि एक लोकल मैन थे, ताकि प्रॉब्लम फार्मर्स को जो है ये लुक कर सके चंपारण बिहार में। तो देखिए जो यूरोपियन जो प्लांटर्स थे ये जो है किसानों को फोर्स करते थे कि आपने जो है नील की खेती 3/20 पार्ट्स में करनी है ऑफ द टोटल लैंड, जिसको तीन गतिय सिस्टम बोला जाता था। और एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि जर्मन सिंथेटिक डाइज जो है डिस्कवर होगी, जिसने इंडिगो को जो रिप्लेस कर लिया। तो यूरोपियन प्लांटर्स क्या चाहते थे कि हाई रैंक्स और इलीगल यूज जो है किसानों से चाहते थे, ताकि वो अपना जो है प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सके, इससे पहले कि किसान जो है दूसरी क्रॉप्स में जो है शिफ्ट कर जाए। और पीजेंट को जो है फोर्स किया जाता था कि वो जो अपने प्रोड्यूस को जो है अपना जो भी जो है उनकी आउटपुट है, जो भी उनकी पैदावार है, उसको जो है ऐसे दामों पे बेचें जो कि यूरोपियंस जो है उनको फिक्स करें। जब देखिए गांधी जी के द्वारा जो है, और गांधी जी को यहाँ पर देखिए राजेंद्र प्रसाद, मरजूल हक और महादेव देसाई के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह में ज्वाइन किया गया था, इसके अंदर हरि पारिक जीवी कृपलानी ये भी चंपारण में जो प्रो गए थे, ताकि इस मैटर को देखा जा सके। तो गांधी जी के द्वारा देखिए डिफाइंड कर दिया गया था यहाँ पर प्रॉफिट, और प्रेफर किया था कि मैं जो पनिशमेंट को जो फेस करूंगा। और ये जो पैसिव रेजिस्टेंस है और सिविल डिसोबीडियंस है जस्ट वाज अ नोबल मेथड एट द टाइम। फाइनली अथॉरिटीज के द्वारा जो है रिट्रीट किया गया एंड परमिट गांधी जी टू मेक एन इंक्वायरी। और देखिए लास्ट क्वेश्चन लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन से रिलेटेड है। तो मैंने आपको पहले बताया कि लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, और जो रिपन जो रेजोल्यूशन है ये आपकी लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो एजुकेशन भी नहीं होगा, हेल्थ भी नहीं होगा, और सॉरी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं होगा, डिसेंट्रलाइजेशन भी हो जाएगा, विकेंद्रीकरण से रिलेटेड है। देखिए डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये होता है, देखिए हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट से स्टेट को जो पावर गई है दैट इज मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब ऐसा नहीं कि सारी पावर सेंटर में हो, जब भी सेंटर से आपकी कोई पावर स्टेट्स या लोकल बॉडीज को ट्रांसफर होती है उसको डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी कौन सी हमारे पास लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं। जो 73rd और जो 74th जो संवैधानिक जो संशोधन हुआ है 1992 से, उससे क्या हुआ है कि जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं इनको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और पावरें क्या हुई है इनको डेवल्यूट हुई है, डिसेंट्रलाइजेशन एक जो है हुई है। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपका आ जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन टर्म आपने जो है समझ लेनी है, ये किस चीज से रिलेटेड है। तो विकेंद्रीकरण का मतलब है कि पावर ट्रांसफर होती है आपकी सेंटर से जो है स्टेट या लोकल बॉडीज की तरफ। और मान लीजिए पावरों को स्नैच कर दिया जाए, और मान लीजिए लोकल बॉडीज या स्टेट गवर्नमेंट से पावर सेंटर की तरफ जाए, तो उसको हम सेंट्रलाइजेशन बोल देंगे। सेंट्रलाइजेशन का एक बहुत ही अच्छा हम एग्जाम्पल देख सकते हैं जीएसटी। देखिए जीएसटी जो है सेंट्रलाइजेशन है, कैसे है? क्योंकि अब इसमें पूरी पूरी जो पावरें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने अंडर ले ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपका जो जीएसटी है इसको कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको लिवाई करती है। जीएसटी काउंसिल इसमें बनाई गई है, यानी कि मोर पावर इसमें जो है सेंटर ने अपने पास जो है ले ली है। स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑटोनॉमी थी कि ये खुद वैट वगैरह कलेक्ट कर सकते थे, ये इससे जो है छीनी गई है, और एक यूनिफाइड टैक्स लगाया गया है। ये जस्ट मैंने देखिए आपको सिर्फ एक एग्जांपल देने के लिए बताया, ताकि आप डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन टर्म को समझ सकें। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज होती है जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ कुछ चीजें लेती है, तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे, और सेंटर से कोई चीजें दूर जाती हैं या कोई पावरें दूर जाती हैं तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोल देते हैं। तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट रिपन के द्वारा जो है लोकल बॉडीज के ऊपर जो रेजुलेशन लाई गई थी, इसलिए लॉर्ड रिपन को जो है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है। इसके साथ देखिए लॉर्ड रिपन का जो टेन्योर है 1880 से 84 का है। और मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि फैक्ट्री एक्ट 1881 का इनके समय पे आया था। इसके साथ साथ जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इनके द्वारा रिपील किया गया था 1882 में। 1882 में ही हंटर कमीशन ऑफ एजुकेशन जो है इनके द्वारा जो अपॉइंट किया गया था। इसके साथ साथ देखिए 1882 में ही इनके द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी जो रिपील किया गया था। और इल्बर्ट बिल
इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इनके समय में आई थी, जिसको व्हाइट म्यूटिनी भी बोलते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको हमारी ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो है टेस्ट सीरीज जो है पसंद आ रही होगी, और मैं दावे से बोल सकता हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है आगामी एग्जामिनेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो देखने को मिलेंगे। बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मैं जो है आपके लिए जो है इस वीडियोस में जो लेके आता हूँ, जिसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन एज वेल स्टेट पीसीएससी के भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं, और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है वो भी मैं इसमें डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो आप इसी तरह से देखिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को जो है शेयर कीजिए। आप ही से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, और दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, बिकॉज़ वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मिलेंगे अगली वीडियो में।